सुप्रभात सभी विद्यार्थियों को। आज हम 8वीं कक्षा की भारत की खोज पुस्तक में से तीसरे पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो है मेरे को इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट किया था कि मैं भारत की खोज के पाठों को जो है यहाँ पर समझाऊं। तो कंपटीशन रूफ चैनल में पहले तो सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो हैं तीसरे पाठ से शुरुआत करेंगे, क्योंकि पहले दो पाठ मुझे लगता है आप सभी के स्कूल्स में हो चुके होंगे, लेकिन तीसरा पाठ अभी तक नहीं हुआ होगा और जुलाई और अगस्त की शुरुआत में जो है ये पाठ हो जाना चाहिए। मैं आप लोगों को यहाँ पर पीपीटी के माध्यम से पाठ को समझाऊंगी और महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी चर्चा करूंगी, और आपको मैं प्रश्नों की पीडीएफ जो है गूगल ड्राइव के फॉर्म में आपको मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगी, तो आप वहाँ से सीधे क्वेश्चन आंसर भी लिख सकते हैं। लेकिन जो है क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट यदि आप लिखोगे और पाठ को समझेंगे नहीं तो आपको याद करने में बहुत ही समस्या होगी। और विद्यार्थियों मैं बताऊं ये बुक आपके लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से जो है आप लोगों के आपको भी पता होगा कि यहाँ से जो है आपका 6 अंक का प्रश्न जो है 6 अंक के प्रश्न जो है भारत की खोज पुस्तक से पूछे जाएंगे। तो 6 अंक जो है बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, आप सभी जानते हैं इस बात को। तो अपने चलिए 6 अंक को आज हम फिक्स कर लेते हैं, इस 6 अंक को जाने नहीं देंगे। और जो मैं तैयारी आपको करवा रही हूँ डेफिनेटली आपके प्रश्न यहीं से आ जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले तो भारत की खोज में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये पुस्तक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कब लिखी है? सन 1944 में लिखी है, अप्रैल 1944 में लिखी है। ये आप लोग पहले और दूसरे पाठ में अध्ययन कर चुके हैं। और उस समय आप लोग ये भी समझते हैं कि भारत जो है हमारा गुलाम था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अहमदनगर किले की जेल में बंद होते हैं, उस समय पर जो है ये पुस्तक लिखते हैं। इस पुस्तक में वो जो है बहुत सारी उस समय बहुत ही गहन अध्ययन करते हैं, गहन मंथन करते हैं कि आखिर हमारा भारत देश किस प्रकार से गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया, और भारत देश यदि बहुत महान था तो वो कैसे था, इसकी सारी शक्तियाँ कहाँ चली गई। तो वो बिल्कुल प्राचीन भारत से शुरुआत करते हैं, जहाँ से भारत के बारे में ये माना जाता है कि भारत बहुत महान था। तो इसलिए इस पाठ में जो है हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लिखते हैं कि हमारी सिंधु घाटी जो सभ्यता थी प्राचीन काल में, बहुत ही पुरानी 6-7 हजार वर्ष पूर्वीय सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि ये सभ्यता कितनी पुरानी है, तो 6 से 7 हजार वर्ष पुरानी है ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। और तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आगे लिखते हैं कि ये जो सभ्यता है इतनी वर्ष पुरानी है, और इसी के बारे में वो इस पाठ में बताते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि सिंधु घाटी, आपको ध्यान होगा कि आपने एसएसटी में जो है सिंधु नदी के बारे में भी जाना होगा, तो उसी सिंधु नदी के नाम पर जो है इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ चित्र में देख सकते हैं चाइना से निकलती है इंडस रिवर, और इधर भारत में एंट्री करते हुए पाकिस्तान में, और फिर अरेबियन सी में ये गिर जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए। और सिंधु घाटी को इंग्लिश में बोलते हैं, सिंधु नदी को इंग्लिश में बोलते हैं इंडस रिवर। इस इंडस रिवर के नाम पर ही भारत का नाम क्या पड़ा है? इंडिया पड़ा है। ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन। इंडस रिवर के नाम पर ही हम भारत को जो इंडिया कहते हैं ना आज, इंडिया, और हिंदी में हम भारत कहते हैं, तो इंडिया जो नाम पड़ा है वो इंडस रिवर के नाम पर ही पड़ा है। और हमारी जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो इस सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक हमारी फैली हुई होती है। मैं बताऊंगी इसमें कि आपको थोड़ा सा आप मैप से इसको देख सकते हैं। मैं आपको इसका पहले एक मैप दिखा देती हूँ कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई। पहले देखिए इस मैप को देख लेते हैं। मैप के माध्यम से आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक जगह है मांडा, मांडा है ये हमारा जम्मू कश्मीर में। आप इस तरीके से प्लस का निशान जो है लगा लीजिए, चाहे तो अपनी कॉपी में भी बना लीजिए। यहाँ उत्तर दिशा में जो है मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर में, यहाँ से ये शुरू होती है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। और महाराष्ट्र में है दैमाबाद एक जगह है, तो दैमाबाद तक यहाँ तक आती है। और पश्चिम में जो है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान जो कि अफगानिस्तान में है, वहाँ तक ये जो सभ्यता है फैली हुई होती है। और इधर में जो है उत्तर प्रदेश में जो है आलमगीरपुर तक ये जो सभ्यता है फैली होती है। आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में, यहीं से जो है गंगा नदी बहती है, और इधर में जो है जम्मू कश्मीर से सिंधु नदी बहती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा विद्यार्थियों कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो किन दो नदियों के बीच में है, तो यहाँ पर अपनी है सिंधु नदी और यहाँ पर है गंगा नदी।
तो ये दो नदियों के बीच में है, सिंधु नदी और गंगा नदी। यहाँ पर मैं आपको कुछ इसके स्थल दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मांडा, ये है हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, जो आपके पाठ में दिया हुआ है। ये है राखीगढ़ी, ये राखीगढ़ी हरियाणा में है, पूछता है। बनावली भी हरियाणा में ही है। और ये है गनवारी वाला, ये भी पूछा जाता है। और ये है धोलावीरा, धोलावीरा जो है राजस्थान गुजरात के बिल्कुल बॉर्डर सीमा पर है, तो यहाँ तक है। ये है मोहनजोदाड़ो, ये मोहनजोदाड़ो भी पूछा जाता है आप लोगों से। मोहनजोदाड़ो के ऊपर कई सारी फिल्म भी बनी हुई है। और ये है सुतकोंगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में, यहाँ तक जो है सिंधु घाटी की सभ्यता यहाँ से शुरू होकर बिल्कुल यहाँ तक फैली होती है। सुतकोंगेडोर जो है यहाँ पर थोड़ा सा अफगानिस्तान में है। तो पहले तो आप एक अपने दिमाग में जो है मैप बिठा लीजिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। और इसका जो समय है वो भी दिया हुआ है, 2600 ईसा पूर्व से 1920 तक का इसका समय दिया हुआ है। चलिए अब जान लेते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग, क्योंकि एक ही पार्ट में बहुत सारी चीज़ें करनी है। अब सिंधु घाटी में विद्यार्थियों, आपकी भारत की खोज से आपको केवल दो ही नगरों को याद करना है, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा नगर। ये दो ऐसे नगर हैं जो भारत के अतीत की, यानी कि जो भारत का इतिहास है उसकी पहली तस्वीर यही दो नगर बताते हैं। और ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो कि मैंने आपको मैप में दिखाया, बहुत ही विकसित नगर थे, बहुत ही इनमें विकास था। चलो मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा देती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, ये मोहनजोदाड़ो है, ये हड़प्पा है और ये मोहनजोदाड़ो है। यहाँ इनके बीचों बीच से इंडस रिवर बहती है। आप लोगों ने जो है बहुत ये देखा होगा, ये जो है मोहनजोदड़ो का स्नानागार, स्नान घर बोलते हैं, स्नान के लिए घर, यानी कि बाथरूम बड़ा सा, जैसे अब तो आजकल हमारे घरों में होता है, प्राचीन समय में क्या होता था, ऐसे बहुत सारा एक जो है तालाब सा होता था। ये उस समय का विकसित, देखो आप लोग पिक्चर में देख सकते हो कि कितना अच्छा जो है लग रहा है। मैं आपको और अच्छे से दिखा देती हूँ। देखिए चारों तरफ से किस प्रकार से ये जो इसको मेड़ बनाई गई है, यहाँ पर एंट्री करने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई है और यहाँ पर पानी होता था। तो ये कितना बड़ा स्नानागार है और कितना विकसित है। आज भी जो स्विमिंग पूल्स बनाए जाते हैं, कुछ भी बनाए जाते हैं, वो इन्हीं से हम नक्शा हम लोगों ने सीखा हुआ है, यहीं से हम लोग लेते हैं। तो ये हमें दिखाता है कि जो उस समय पर हमारा मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा नगर था वो कितना विकसित है। यहाँ पर भी आप इसकी पिक्चर देख सकते हो कि कितने अच्छे से जो पिक्चर है इन्होंने मतलब कितना शानदार जो है हमारा मोहनजोदाड़ो नगर था। अब बात आती है हड़प्पा नगर की। हड़प्पा नगर जो है, पहली बात तो कहाँ पर है, ये पंजाब में हुई थी, जो अब पाकिस्तान में। हड़प्पा नगर जो है अभी पाकिस्तान में है। उस समय पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत एक ही हुआ करता था, ठीक है। और यह भी मोहनजोदाड़ो की तरह ही एक विकसित और प्राचीन नगर है। यहाँ के घर जो है चिकनी मिट्टी और ईंटों के बने हुए, ये आप देख सकते हैं, सारी जो है ईंटें हैं रेड रेड कलर की। जिस किस प्रकार से यहाँ नगर के लिए एक गेट बना हुआ है, यहाँ पर बड़ा सा, तो बड़ा सा गेट है यहाँ पर एंट्री करने के लिए। और ये आप देख रहे हैं सभी जो घर हैं वो ईंटों के बने हुए हैं। और ये ईंटें किससे बनाई, इन्होंने चिकनी मिट्टी से बनाई हुई हैं। तो आपसे पूछ सकता है प्रश्न यहाँ पे कि जो हड़प्पा नगर के जो घर थे वो उस समय पर किससे बनाए जाते थे। और ये आप देखेंगे यहाँ पर एक आपको सांड टाइप का कुछ दिखाई दे रहा हो, इसको बोलते थे उस समय पर कुबड़ वाला सांड, जिसकी ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो ये आप लोग देख सकते हैं। आपके घरों में विद्यार्थियों आप लोगों ने मटके देखे होंगे। तो जो मटकों का जो प्रयोग है वो आज से नहीं, बहुत पुराने समय से जो है प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है गेहुए कलर का नीचे जो है एक मटका है और ऊपर में काले रंग की चित्रकारी इस पर की गई है। तो उस समय पर ये जो है इतना विकसित नगर थे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। अब हम देखते हैं कि इन दो नगरों का, यानी कि हड़प्पा का और मोहनजोदाड़ो का, किस किस से ये लोग व्यापार करते थे। देखिए इनका फारस से था, मेसोपोटामिया से था, मिस्र की सभ्यताओं से, इन सभी से ये लोग जो है व्यापार करते थे। सोचिए हमारा भारत उस समय पर इतना विकसित था, हम बहुत पुराने नगर की बात कर रहे हैं, तो वो भी उस समय पर कितने ज़्यादा देशों से व्यापार करता था, ठीक है। उस समय इनकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की क्या लगती थी, कतारें लगती थी और दुकानें संभवतः छोटी होती थी। यहाँ स्नानागार थे, घरों की नालियाँ एक जगह आकर मिलती थी और इत्यादि विशेषताओं के कारण यह नगर आज भी टिके हुए हैं। आज तक भी हमें इनके अवशेष मिलते हैं। आप सोचिए तो कितने ज़्यादा विकसित ये होंगे। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा विद्यार्थियों कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आप लोग बता सकते हो। सबसे पहली विशेषता क्या है कि ये 6 से 7 हजार वर्ष पुरानी सभ्यता है। इसके जो नगर हैं बहुत ही विकसित नगर थे और इसका जो व्यापार है वो फारस, मेसोपोटामिया और फ्रांस जैसे देशों से था। और ठीक है, इस तरीके के आप इसकी विशेषताएं बता सकते हो।
तो ये जो है आप वर्तमान में इनसे चीज़ें जोड़ सकते हैं कि वर्तमान में भी जो है इनसे संबंधित यहाँ पर फिल्में बनाई गई हैं। तो मैं आपको एक पिक्चर और दिखा, ये आप लोगों के लिए कुछ मैंने जो है पिक्चर्स ली हैं। तो ये तो मैंने आपको दिखा चुकी हूँ, ये पिक्चर और अच्छे से आप देख सकते हो। उस समय पर एक ऊबड़ वाला सांड होता था जिसकी जो है ये लोग पूजा करते थे। एक खास बात यहाँ की आपको ध्यान रखनी है कि उस समय पर किसी भी देवी देवताओं की पूजा नहीं होती थी। कोई भी देवी देवताओं की पूजा हड़प्पा सभ्यता में हमें नहीं मिलती है। ये महान स्नानागार की पिक्चर आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से जो है यहाँ पर इतना अच्छा सा ये स्नानागार ये लोगों ने बनाया हुआ था। और ये जो है कुछ इसके अवशेष दिखाई देते हैं, अवशेष होते हैं कुछ खंडर जो हमें आज भी मिलते हैं इस सभ्यता से संबंधित। और ये इनकी कुछ चित्रकारी बनाई हुई है, तो ये आप लोग देख सकते हैं चित्रकारी। और उस समय पे थोड़ी बहुत ही खेती भी होती थी और किसान जो है, देखो आप हड़प्पा सभ्यता में ये जैसे भाले टाइप का कुछ आपको दिखाई दे रहा है, ये कुल्हाड़ी टाइप की कुछ दिखाई दे रही है, इन हथियारों का जो है ये सभी प्रयोग करते थे। तो ये आप देख सकते हैं। तो आपका पहला जो लेसन है सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरे पाठ का पहला, यानी कि प्राचीन भारतीय सिंधु घाटी, ये जो है आपका समाप्त हो गया। बहुत ही आसान सी भाषा में मैंने आपको करवाया है। अभी हम इसके दूसरे पाठ की यानी कि दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा भाग है आर्यों का भारत में आना। तो इसका भी मैं आपको इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आर्यों का भारत में कब आगमन होता है। थोड़ा सा देखिए विद्यार्थियों, हमने जो यहाँ पर इससे पहले जो वेद से पहले हमारे पास एक छोटा सा पाठ आता है, जैसे आपके प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण, और जो है उससे पहले आता है आर्यों का आगमन। ठीक है, तो वो हमें जानना है। जैसे ही आर्यों का आगमन आता है, वेदों की जो सभ्यता है वो भी इन्हीं से जुड़ी हुई है। तो हम पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ पर आर्यों का देखो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है कि आर्य कौन थे। ये जो है अलग कुछ विद्वान मानते हैं कि भारत से बाहर के लोग थे ये लोग, और भारत में आकर बस गए थे, और धीरे धीरे इन्होंने क्या किया था, भारत की संस्कृति को अपना लिया था। और भारत की संस्कृति को अपनाने के कारण और कहाँ पर आए थे ये लोग, बेसिकली तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सारे राज्यों में ये लोग पहले आकर बसते हैं और फिर यहाँ की भारत की संस्कृति को ही अपना लेते हैं। और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि जो ये आर्य लोग हैं ये भारत के ही थे बेसिकली। ठीक है, तो ये लोग भारत के ही थे। तो इन चीज़ों में अब जो है मेन बात क्या है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के आने के कितने वर्ष बाद जो है ये आर्य आते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से ये बनेगा विद्यार्थियों, क्वेश्चन ये पूछे ना पूछे आप लोगों से, ये क्वेश्चन जरूर बनेगा कि जो है आर्य कब आए थे। आर्य जो है देखिए ये लगभग जब सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई थी, मैं बता देती हूँ सिंधु घाटी सभ्यता कैसे समाप्त हुई। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मौसम में परिवर्तन हो गया था, और मौसम में परिवर्तन होने के कारण क्या हो गया था, सिंधु घाटी सभ्यता में बाढ़ आ गई, और बाढ़ आने के कारण पूरे जो खेत खलियान थे वो सभी बह जाते हैं, जिसके कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है अंत हो जाता है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि मौसमी परिवर्तन होने के कारण क्या होता है कि जो हमारी खेती होती है, जो हमारी भूमि होती है, वो धीरे धीरे जो है सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास की वो जो है रेगिस्तान में बदलने लग जाती है, जिसके कारण भी क्या हो जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो जाता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने के लगभग 1000 वर्ष के बाद जो है आर्यों का भारत में आगमन होता है। तो विद्यार्थियों इस प्रश्न को याद रखना है कि आर्य भारत में कब आते हैं, ये प्रश्न लिख लीजिए। तो आर्य भारत में सिंधु घाटी सभ्यता समाप्ति के लगभग 1000 वर्षों के पश्चात में आते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर दूसरा, आर्यों ने भारत में आकर किया क्या, या कुछ लोग मानते हैं कि आर्य जो है भारत के ही थे। तो उन्होंने सबसे पहले जो है अपना धंधा जो है खेती को बनाया था, अपना कार्य उन्होंने कृषि पर बहुत अधिक बल दिया था, और वो द्रविड़ जाति के लोगों से बहुत ज़्यादा उनका तालमेल हो गया था। भारतीय संस्कृति के तत्वों को उन्होंने सभी को अपना लिया था। तो इस पाठ से केवल 2 ही प्रश्न बनेंगे विद्यार्थियों। सबसे पहले आर्य कौन थे, तो आपको बताना है कि आर्यों को व्यवहारिक रूप में भारत की संतान माना जाता है, लेकिन ये लोग कहाँ से आए, कौन थे, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और आर्यों का जो प्रवेश है वो सिंधु घाटी सभ्यता युग के लगभग 1000 वर्ष के बाद हुआ था। दूसरा, आर्य लोगों ने का मुख्य कार्य क्या था, तो आर्य लोगों का मुख्य कार्य जो है कृषि करना था। तीसरा प्रश्न बनेगा, सिंधु घाटी के समाप्त होने का मुख्य कारण क्या माना जाता है, तो बाढ़ मुख्य कारण माना जाता है, ये मैंने आपको बता दिया है।
अब हम जो प्रश्न बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे हम वेदों की तरफ। ठीक है, जैसे जैसे ये आर्य भारत में आए थे, वेदों का चलन भी जो है उसी समय भारत में हुआ था, ये हम लोगों को याद रखना है। अब देखिए, वेद की उत्पत्ति कौन सी धातु से हुई है? विद धातु से हुई है। ये आप लोगों को आई थिंक अच्छी लग रही होगी पीपीटी। वेद क्या होते हैं? वेद आसान भाषा में हम बोलते हैं अपने समय के ज्ञान का संग्रह करना। आप लोगों ने 4 वेदों का नाम सुना होगा, जैसे मैंने यहाँ पिक्चर में भी दिखाया हो। सबसे पहले आपको ऋग्वेद संहिता दिखाई दे रही है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हमारे भारत के 4 वेद हैं और हम वेदों को ही सर्वोत्तम मानते थे। और वेदों में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। वेदों में ना तो मूर्ति पूजा होती थी और ना ही मंदिरों की पूजा होती थी। वेदों में सिर्फ हम वेदों को ही मान्यता देते थे। तो वेद का आपसे अर्थ पूछा जा सकता है, एक प्रश्न बनेगा, वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ होता है अपने समय का ज्ञान का संग्रह करना। ठीक है, यानी कि वेद का अपने समय के ज्ञान का सीधा सा अर्थ है। तो वेद जो है, ऋग्वेद जो है ऐसा पहला वेद है। ये सबसे पहले कौन सा वेद लिखा गया है? ऋग्वेद लिखा गया है। ये आपको ध्यान रखना, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है बच्चों, ये आपको याद रखना है। सबसे पहला वेद कौन सा हमारे भारत का? ऋग्वेद है। इसको आपको याद रखना। तो ये क्वेश्चन बनेगा, भारत के प्रथम वेद का नाम बताइए, तो हो जाएगा ऋग्वेद। ये मानव जाति की पहली पुस्तक है। इसमें हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं। प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद इसमें मिलता है। अब बहुत से लोगों ने जो है, पश्चिमी लेखकों ने कहा कि भारतीय लोग कैसे हैं? परलोक परायण है, यानी कि वो दूसरे लोक में विश्वास रखते हैं। आप सभी को पता है कि जो वेस्टर्न कल्चर के जो लोग थे, वो भारतीय वेदों का बहुत ही अपमान करते थे या उनका मजाक बनाते थे। धीरे धीरे जब हमारी विद्याएं सिद्ध होने लगी, तो वो लोग हमारे वेदों में विश्वास करने लगे। जैसे अभी वर्तमान में भी आप कोरोना समय में भी देखेंगे तो भारतीय संस्कृति को ही सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों, मुझे लगता है यहाँ से वेदों के पाठ से आपका इतना ही प्रश्न बनेगा। एक साथ मैं कई पाठ जो है आपको बताने की प्रयास कर रही हूँ, ताकि जो है आप लोगों के, चलिए एक जो बीच में रह गया था, प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। तो इसमें मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि वेद क्या होते हैं, वेद का अर्थ क्या है। अभी हमने बताया, वेद जो है विद धातु से बना हुआ है संस्कृत के, और उसका अर्थ क्या है? अपने समय के ज्ञान का संग्रह करना। वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य है, जो हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ भी हैं। भारतीय संस्कृति में वेद सनातन वर्णाश्रम धर्म के मूल और सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद जाने धातु से बना है। इस तरह वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। ये आप लोग देख सकते हैं, 4 वेदों की पिक्चर्स मैंने यहाँ पर सेट किए हैं। सबसे पहला है ऋग्वेद, फिर अथर्ववेद, सामवेद, फिर यजुर्वेद। आपके प्रश्न में ऋग्वेद से ही प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ऋग्वेद को याद रखना है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये अतीत के लोग ये समझते थे कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास क्या है? वेद हैं। हमारे जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, वो मानते हैं यदि भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानना है, तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जान लीजिए, और उसके बाद किसके बारे में जान लीजिए? वेदों के बारे में जान लीजिए। तो इतना ही काफ़ी है। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं। मैक्स मूलर ने बोला था, आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है उन्होंने। ठीक है, आर्य जो है, इन्होंने मैक्स मूलर जो है, ये जर्मन के वैज्ञानिक थे मैक्स मूलर, और उन्होंने जो है आर्य मानव जाति के बारे में भी लिखा है। यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, ये पिक्चर देख सकते हैं आप मैक्स मूलर का। इन्होंने जो है काफ़ी कुछ भारत का लिखा है, और ये गवर्नर भी रहे हैं। फ्रेडरिक मैक्स मूलर एक जर्मन वासी थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी भी थे। वे एक जर्मन भाषाविद, वेदों के ज्ञाता और प्राच्य विद्या विशारद थे। जन्म से जर्मन होने के बावजूद उन्होंने अपना अधिकांश जीवन इंग्लैंड में बिताया, और वहीं इन्होंने अध्ययन भी किया। और इन्होंने भारतीय आर्यों के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। और देखिए, मैक्स मूलर ने जो है बहुत सारी कुछ किताबें भी लिखी हैं। ये देख सकते हैं, राजा राम मोहन राय से परमहंस, ये भी जो है मैक्स मूलर ने लिखी है। भारत हमें क्या सिखा सकता है, ये भी मैक्स मूलर की लिखी हुई बुक है। द पॉइंट टू इंडिया, ये भी मैक्स मूलर की लिखी हुई पुस्तक है। तो मैक्स मूलर जो है बाहर के थे बेसिकली। तो आई थिंक आप बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने साथ ही साथ डिस्कस किए हैं, और मैंने जो है शॉर्ट में जो है आपको कुछ लेसन समझाया है। मैं अगली वीडियो में आप लोगों को कोशिश करूँगी कि ये जो पार्ट है मैं पूरा कर दूँ, और जल्दी से हो जाएगा आप लोगों को, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार यदि चैनल पर आए हैं तो आप बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि नए हैं तो बटन भी दबा लें अपनी बेल का,
और जो है अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।